क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुत बार आपके एग्जाम में। ठीक है, तो समझते हैं सिंपल वर्ड में। अगर हम सोवियत प्रणाली को समझे तो एक ऐसी व्यवस्था होती है सोवियत व्यवस्था जिसमें क्या है सभी संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण होता है। सोवियत प्रणाली में एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, नियोजित मतलब प्लान्ड इकोनॉमी होती है जिसमें सारे संसाधनों के लिए पहले से ही प्लानिंग चलती है। ठीक है, एक ही पार्टी का यहाँ पे दबदबा है, डोमिनेंस है एक ही पार्टी का, सभी वो है कम्युनिस्ट पार्टी, हमने ऑलरेडी समझा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सोवियत व्यवस्था एक समाजवादी राज्य की व्यवस्था है जिसमें संपत्ति का अधिकार हिस्सा सरकार के पास है और उत्पादन व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण था। तो भाई सभी संपत्ति और उत्पादन पे पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है। कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी थी और यही सरकार और देश की नीतियों का अंतिम फैसला करती थी। तो सोवियत प्रणाली में केवल एक ही पार्टी होती है कम्युनिस्ट, और वही सरकार और पार्टी का अंतिम फैसला लेती है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो है हमारे नेक्स्ट। हाँ, सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या है, केंद्रीकृत सर्वव्यापी योजनाएं। ठीक है, कि भाई सभी का फोकस एक ही जगह पर सरकार नियंत्रित करेगी। सरकार द्वारा नियंत्रित उत्पादन और वितरण, तो भाई सरकार ही उत्पादन करेगी प्रोडक्शन पे, और कैसे इसको कहाँ पे सप्लाई करना है भी सरकार के अंदर ही होगा। कृषि क्षेत्र में सहकारी विशेषताएं, सरकार के अधीन होगा, सरकार ही उसको कंट्रोल करेगी कि उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। निजी संपत्ति पर प्रतिबंध, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या प्राइवेट चीज़ों का बिल्कुल तरीके से क्या है, बैन है, प्रतिबंध है। कार्यशील आबादी के लिए कम वेतन दर और कम वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पर आधारित थे। तो ये सारे वो आर्थिक विशेषताएं हैं हमारी सोवियत प्रणाली की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसकी राजनीतिक विशेषताओं की तरफ। हाँ, तो सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं क्या है, देखिए। सोवियत संघ में एक एकल पार्टी, मतलब केवल एक ही पार्टी का डोमिनेंस है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्ण नियंत्रण रखा। राजनीतिक प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं थी, मतलब किसी और को या कोई और को राजनीति में आने की अनुमति नहीं है, केवल एक ही पार्टी होगी और वह है कम्युनिस्ट पार्टी। और सरकार ने अधिकतर केंद्रीकृत रखे। मीडिया और शिक्षा भी पार्टी का कड़ा नियंत्रण था। यहाँ तक कि यहाँ पर मीडिया पर पूरी तरीके से क्या है, प्रेस की सेंसरशिप है। सेंसरशिप बोले तो सिंपल भाषा में कि भाई मीडिया को जो भी कुछ पब्लिश करना होगा, जब जनता के सामने लाना होगा, पहले उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी पार्टी के द्वारा, उसके बाद ही ऐसा कर पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, हाँ, शीत युद्ध का, सोवियत संघ पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से प्रभावित करता है शीत युद्ध सोवियत व्यवस्था को, सोवियत प्रणाली को। सबसे पहला क्या है, सैन्य व्यय में वृद्धि, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियाँ शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अपने जो सैन्य खर्चा थी उस पर काफ़ी ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर खर्च कर रही थी, जिसे कह सकते हैं कि सैन्य व्यय में वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में लिखोगे तो पहले इस पर हेडिंग बनाओगे, फिर उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, तभी आप एक अच्छे मार्क्स को पहुँच पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट है आर्थिक दबाव। शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव बढ़ गया क्योंकि उसमें अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो सिंपल सी बात है, दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगी हुई थी, जिसके कारण क्या है, एक बड़ा हिस्सा एक दूसरे के कंपटीशन में बीट करने के चक्कर में खर्च करना पड़ रहा था। इससे सोवियत संघ पर एक बड़ा सा आर्थिक दबाव, बोझ बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट है राज्यों के बीच में तनाव। तो हमने समझा कि जो सोवियत संघ है वो 15 राज्यों का एक गणराज्य है। ठीक है, ग्रुप था जिसमें एक बड़ा हिस्सा क्या है, जो शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ के राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया क्योंकि वो अमेरिका के साथ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव का एक अहम योगदान माना गया है सोवियत संघ के विघटन में, और ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के ये अंतिम राष्ट्रपति थे। 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, और 1988 में जाकर के इनको सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनाया गया। तो इन्होंने देखा कि भाई सोवियत संघ को जितना विकसित होना चाहिए, जितना विकास करना चाहिए, उतना विकास सोवियत संघ ने अभी तक नहीं किया है। तो क्यों ना कुछ सोवियत संघ की जो नीतियाँ हैं उसमें बदलाव लाया जाए। उसको लेकर के इन्होंने 2 नीतियाँ बनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, खुलापन और पुनर्रचना। लेकिन इनकी जो नीतियाँ थी उन्होंने कुछ विपरीत असर दिखाया और विकसित सोवियत संघ के विकास की जगह पर यह नीतियाँ सोवियत संघ के विघटन का कारण। 2 नीतियाँ हैं, ग्लासनोस्ट जिसका अर्थ होता है खुलापन, दूसरा है पेरेस्ट्रोइका जिसका मतलब होता है पुनर्रचना।
ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ में शांति और उसको और ज़्यादा विकसित, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का था। राजनीतिक सुधार इन्होंने क्या किया देखते हैं। लोकतंत्र को बढ़ावा दिया कि भाई कैसे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि सोवियत संघ में डेमोक्रेसी कहने के लिए तो था लेकिन वास्तविक में नहीं था, क्योंकि एक ही पार्टी अगर होगी तो उस डेमोक्रेसी, उस लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं बनता। दूसरा, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना को वापस बुलाया। अफगानिस्तान में पिछले 10 सालों से यूएसएसआर की सेना लड़ रही थी, सोवियत संघ की सेना लड़ रही थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने देखा कि बिना मतलब में हमारी सेना 10 सालों से वहाँ पे लड़ रही है, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे खर्च हो रहा है, क्यों ना इसको ख़त्म किया जाए और अपनी सेना को वापस बुलाया जाए। दूसरा है जर्मनी की एकीकरण में सहायता की। ठीक है, नेक्स्ट आगे तो देखते हैं क्या है। हाँ, तो जर्मनी जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था उसका एकीकरण हुआ। आर्थिक सुधार इनके द्वारा क्या किया गया देखिए, हथियारों की होड़ पे रोक लगा दी गई, क्योंकि जो हथियारों बनाने में जो यूएसएसआर बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा था अमेरिका के साथ, उस होड़ पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया कि भाई नहीं, हमें होड़ नहीं करनी है, हमें देश का विकास देखना है। दूसरा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया अपनी तरफ से। निजीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि कुछ सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करना, निजीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी को मानते हुए उन्होंने क्या किया, निजीकरण को बढ़ावा दिया। आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, वो है सोवियत संघ का विघटन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है और 4 या 6 नंबर के लिए आता है। ठीक है, बहुत 2 क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण और विघटन के परिणाम, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा। तो पहले समझते हैं सोवियत संघ का विघटन, फिर आगे कारण और परिणाम पे। हाँ, तो गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार की कोशिश की, पर उनके प्रयास पूरी तरीके से असफल रहे। वह लोग जो सुधार चाहते थे, उन्होंने कहा कि सुधार बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसके कारण उन्होंने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस वजह से गोर्बाचेव ने कहीं से भी समर्थन नहीं मिलता है। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हुई। 1991 तक सोवियत संघ पूरी रूप से विघटित हो गया था। तो अगले टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, सोवियत संघ के विघटन के कारण। ठीक है, क्यों, कौन कौन से कारण थे जिनके कारण सोवियत संघ विघटित हो गया, तो देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अधिकांश लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। जो सोवियत संघ की जो जनता थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी अपनी सरकार को लेकर के, उसको सरकार पूरा करने में असफल रहती है, जिसके कारण ये एक विघटन का प्रमुख कारण में से बन के आया। अगला है नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही का अर्थ होता है कि जहाँ पे सरकारी विभाग सरकार के अधीन होता है, अधिकतर जो कर्मचारी होते हैं सरकारी होते हैं, और जब सरकार संसाधनों पर नियंत्रण ज़्यादा करती है तो वहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एक अगला है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। तो हमने स्टार्टिंग में ही समझा कि सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी का पूरी तरह से डोमिनेंस था, दबदबा था, सारा नियंत्रण यही थी। सरकार से फैसलों से लेकर के जो भी देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी निर्धारित करने का फैसला कम्युनिस्ट पार्टी ही लेती थी। हथियारों के निर्माण पे अत्यधिक खर्चा। सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा था हथियारों पे, जिसके कारण वो जनता और दूसरे विभागों, दूसरे क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पा रहा था। सिंपल समझते हैं कि अगर हमारी इनकम 10 रुपये है और उसका एक बड़ा हिस्सा हम किसी एक ही क्षेत्र पर खर्च कर रहे हैं, तो और चीज़ों को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। सोवियत संघ के साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि सोवियत संघ क्या है, अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हथियारों पर खर्च कर रहा था। एक और महत्वपूर्ण कारण सब सामने आया था, वो था पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना। जो सोवियत संघ थी वो क्या है, पश्चिमी देशों से पिछड़ रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था थी जो यूरोप के देश थे, अमेरिका के देश थे, उससे पिछड़ रहा था। ये एक बड़ा कारण बना इसके विघटन में। नेक्स्ट, रूस का दबदबा। ठीक है, रूस का डोमिनेंस था सोवियत संघ के इसमें। ठीक है, सभी निर्णय जो हैं रूस के द्वारा लिए जाते थे। अधिकतर जो भी फैसले, जैसे भारत की अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो सारे फैसले जैसे जिस प्रकार दिल्ली से संभाले जाते हैं, उसी प्रकार से सोवियत संघ के अधिकतर फैसले भी रूस के द्वारा ही संभाले जाते थे, लिए जाते थे। अर्थव्यवस्था का रुक जाना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है अर्थव्यवस्था रुकेगी, क्योंकि भाई सिंपल सा बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च हो रहा है, केवल हथियारों पे एक दूसरे की होड़ करने में, तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं रुक रही थी। तो अगला कारण है गोर्बाचेव के सुधार। तो हमने पहले ऊपर ही समझ लिया कि गोर्बाचेव ने 2 नीतियाँ बनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इन 2 नीतियों ने भी विघटन का एक प्रमुख कारण बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है विघटन का परिणाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला समझते हैं क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति। विघटन का एक प्रमुख परिणाम हमारे सामने आया कि जो शीत युद्ध पिछले 45 सालों से चलता हुआ आ रहा था, वो क्या है, विघटन के साथ ही समाप्त हो गया। क्योंकि एक महाशक्ति खत्म हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, जब
युद्ध में से अगर एक टीम खत्म हो जाएगी तो दूसरा एक ही बचेगा, तो फिर युद्ध का या लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, बड़ा प्रमुख कारण और है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। इसके सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत होती है। 1991 के बाद ऐसी घटनाएं देश में पूरी दुनिया में सामने आती है जहाँ पर देखा जाता है कि अमेरिका अपनी पावर को दिखाने के लिए हर हद तक पार करता है। अगला है हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। तो हमने देख पढ़ा ऊपर भी कि जो 1945 के बाद शीत युद्ध के बाद से ही जो हथियारों की होड़ दोनों महाशक्तियों के बीच में लगी हुई थी, एक महाशक्ति के समाप्त होते ही वो होड़ भी समाप्त हो जाता है। अगला है शीत युद्ध का अंत। तो सिंपल सा है, शीत युद्ध चली इन दो देशों के बीच में रहा था, तो सोवियत संघ विघटित होते ही क्या है, ख़त्म हो गया। 15 नए गणराज्यों का उदय। तो जो 15 राज्य शामिल थे सोवियत संघ के साथ विघटन के साथ ही, वो सारे के सारे अलग अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकार बना। तो हमने पहले भी देखा था कारण में कि कैसे जो अधिकतर फैसले थे वो रूस के द्वारा ही लिए जाते थे, तो इसलिए विघटन के बाद जो सोवियत संघ का उत्तराधिकार है वो रूस को बनाया गया। उत्तराधिकार को शब्दों में समझे तो जो भी कुछ सोवियत संघ के पास था वो सभी रूस को दे दिया गया। तो अगला जो परिणाम सामने आया वो है समाजवादी विचारधारा को झटका। जो भी देश उस समय सोवियत संघ के साथ शामिल थे वो सभी समाजवादी विचारधारा को मान रहे थे, लेकिन विघटन के साथ ही उन सभी देशों ने समाजवादी विचारधारा को ठुकरा करके पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी शॉक थेरेपी में कि किस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया गया और किस प्रकार समाजवादी विचारधारा को और कमज़ोर करने की साजिश अमेरिका द्वारा की जाती है। अगला है पूंजीवादी विचारधारा को बल। तो सिंपल सा है, क्योंकि पूरी दुनिया में मुख्य रूप से दो ही विचारधारा प्रमुख फेमस थी, एक समाजवादी और एक पूंजीवादी। तो जब लोगों ने देशों ने समाजवादी विचारधारा को ठुकराया तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पूंजीवादी विचारधारा, जो कि अमेरिका की थी। और सोवियत संघ के अधिकतर देशों ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। पूंजीवादी विचारधारा में मुख्य रूप से सभी संसाधन पे निजी कंपनियों का अधिकार होता है, निजीवाद होता है, प्राइवेटाइजेशन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध। जो रूस है उसमें क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध से क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी को आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। सोवियत संघ से आज़ाद देशों ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया। तो जो भी देश जो पहले सोवियत संघ के साथ शामिल थे, उन्होंने जब सोवियत संघ से वो अलग हो गए विघटन के बाद, तो उन्होंने अपने यहाँ पे लोकतंत्र को अपनाया है, जो प्रॉपर लोकतंत्र है, ठीक है। और पूंजीवाद, समाजवाद को ठुकरा करके पूंजीवाद। पहले भी सोवियत संघ में कहने के लिए लोकतंत्र था, लेकिन हमें पता है उस लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, जहाँ पे केवल एक ही पार्टी है। रूस, अगला पॉइंट है, रूस को सभी अधिकार मिले जो कि सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। तो आपको भी पता होगा कि जब 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है, तो इसमें यूएसएसआर सोवियत संघ को एक स्थायी सदस्यता प्राप्त थी। दुनिया के 5 देश हैं जिनको यूएनओ के अंदर में स्थायी सदस्यता प्राप्त है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और आज के टाइम पे रूस। उस समय पे रूस की जगह पे यूएसएसआर था, लेकिन विघटन के बाद जो यूएसएसआर की सदस्यता है वो रूस को मिल जाती है, क्योंकि हमने समझा कि उत्तराधिकार कौन बना, रूस बना। हाँ, जो संधियाँ सोवियत संघ द्वारा निभाई गई वो सभी अब रूस द्वारा निभाई जानी थी। तो उत्तराधिकार बनने का ये होता है कि जो भी कुछ रूस सोवियत संघ के पास था, जो भी संधियाँ सोवियत संघ ने अपने ज़माने टाइम पे की थी, वो सभी अब रूस को निभाई, जैसे कि सॉल्ट है, एमपीटी है, इस प्रकार की और संधियाँ जो कि सोवियत संघ के समय काल के दौरान हुई थी, वो रूस के द्वारा निभाई जानी थी। परमाणु संपन्न का दर्जा भी रूस को मिलता है, क्योंकि सोवियत संघ एक परमाणु संपन्न संगठन था, तो वही दर्जा रूस को मिल जाता है परमाणु संपन्न देश का। आज वर्तमान में रूस क्या है, परमाणु संपन्न देश, और सबसे ज़्यादा वर्तमान में परमाणु बम रखने वाला देश भी रूस है। इसके अलावा सबसे अधिक शक्तिशाली परमाणु हथियार भी रूस के पास ही है। चलिए आगे।